नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने YouTube चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से आ जाइए, लाइव जुड़ जाइए। क्षमा चाहते हैं थोड़ी देरी के लिए क्योंकि कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया था, कनेक्ट नहीं हो रहा था, इस वजह से लेट हो गया। वी आर एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। सो वंस अगेन यू ऑल आर मोस्ट वेलकम ऑन आवर YouTube चैनल एंड लेट्स सी हाउ वी कैन इजिली क्रैक आवर बोर्ड एग्जाम्स ऑफ क्लास 10th इन इंग्लिश पेपर। सो जल्दी से जुड़ जाइए आप सब, एक बार देख लेते हैं। जो जो भी आ रहे हैं जल्दी से जुड़िए और कमेंट कीजिए, बताइए। यस, अटेंडेंस जल्दी से दे दो आप सब। देखते हैं कौन कौन आ गया है। तो जैसा आप लोग को मैंने पहले भी बोला था, मैंने तो नहीं बोला था बट हाँ, अब बोलना चाह रहा हूं। हम लोग यहाँ पे इंग्लिश के बारे में देखेंगे। इंग्लिश कैसे हम इंग्लिश के पेपर को इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो ये क्लास पर्टिकुलरली उन बच्चों के लिए है जिसको इंग्लिश का ई भी नहीं आता। आज आपको सब कुछ समझा दूंगा कि इंग्लिश के पेपर में किस तरीके से आपका मोर देन 75 मार्क्स इजिली आ जाए। तो उसी के लिए हम लोग ये अपना क्लास रखे हुए हैं। जैसा मैं आपके सामने रखा हूं, आई कैन गिव यू गारंटी that you are going to score more than 75% marks in your English exam. So how is we can easily get this thing? Let us see, let us understand. Okay, so this is the roadmap from fail to pass. Okay, you can easily watch it. तो आइए एक एक करके समझते हैं। बट हाँ, जैसा बच्चों आप सबको पता है कि पेपर किसी भी जंग पे जाने से पहले, किसी भी जंग पे जाने से पहले दुश्मन को देखना पड़ता है, दुश्मन के बारे में जानना पड़ता है। उसी तरीके से हमको इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम क्रैक करने से पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि इस बोर्ड एग्जाम में आता क्या है। ज्यादातर बच्चे यही नहीं देखते कि प्री वाई क्यू, जो प्री वाई क्यू होता है कितना इंपॉर्टेंट होता है, ज्यादातर बच्चे वही नहीं देख पाते हैं, वही नहीं जानते हैं, वही नहीं समझ पाते हैं, जिसकी वजह से उनके इंग्लिश में या फिर अदर सब्जेक्ट्स की भी बात कर ले, उसमें उनके नंबर्स काफी ज्यादा लेस आते हैं। तो इसीलिए किसी भी पेपर को अटेंड करने से पहले आप सबसे मैं एक बात कहना चाहता हूं, किसी भी पेपर को अटेंड करने से पहले उन पेपर के पैटर्न को देख लीजिए। एग्जाम पैटर्न देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से हमको अपना एम पता होना चाहिए कि लाइफ में क्या बनना है क्या नहीं बनना है, उसी तरीके से हमें एग्जाम बोर्ड एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कहां से आते हैं, कितने नंबर के आते हैं। हमारे एग्जाम्स में इतने सारे चैप्टर्स है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, हम सबको तो इक्वल इंपॉर्टेंस दे नहीं सकते हैं। तो हमें उनको इंपॉर्टेंस देना चाहिए जो हमारे एग्जाम में वाकई में आते हैं, उनको अवॉइड कर देना चाहिए। ये दुनिया बच्चों आज के टाइम में स्मार्ट वर्क की दुनिया है। आपको हार्ड वर्क करके कुछ नहीं मिलेगा, बट यू कैन इजीली गेन विद इन अ लेस टाइम इफ यू डू स्मार्ट वर्क एंड स्मार्ट स्टडी। सो इसीलिए यहाँ पे ये जो क्लास है, आपको स्मार्ट स्टडी और स्मार्ट अप्रोच के बारे में बताया जाएगा। किस तरीके से इंग्लिश में हम इजिली विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ हार्ड वर्क वी कैन इजिली अचीव, वी कैन इजिली गेन मोर मार्क्स। So let us see, let us understand. But before that, I'm here to explain you what is the pattern of class 10 CBSE board exam. Let us see one by one each and everything. अगर आपने अभी भी नहीं देखा, अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की इंग्लिश की, तो बस यही कुछ दिन बचे हैं, गिन चुन के 20 30 40 दिन बचे हैं। और अब इन 30 40 दिन में भी अगर आपने थोड़ी भी लापरवाही की ना, तो भाई मैं तो क्या, भगवान भी आपको कम नंबर लाने से नहीं बचा सकता। तो मैं चाहता हूं कि आप सब के सब अच्छा नंबर गेन कीजिए और अच्छे मार्क्स गेन करके बोर्ड में अपना नाम रोशन कीजिए, घर वालों का नाम रोशन कीजिए। आयुष जी, स्वागत है आपका। वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम। आइए, so let us see one by one each and everything. What is the pattern of this English examination that has been asked since many years? Okay, so what is that? So अगर आप बात करते हैं इंग्लिश एग्जाम के पैटर्न की, तो आपको दिख रहा होगा, एक मिनट रुक जाओ बस। इसमें ये वाला पता नहीं कहां से।
ओके चलिए कोई बात नहीं, वो पेज ओपन तो नहीं हो रहा है, फिर भी हम कुछ समझ लेते हैं। सो अगर आप देखा जाए तो आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल 11 क्वेश्चन आते हैं, आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, लिखा हुआ है देयर आर 11 क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम। ओके सो टोटल 11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन 11 क्वेश्चंस को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए दैट इज योर रीडिंग स्किल्स, सेक्शन बी दैट इज योर ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स एंड सेक्शन सी दैट इज योर लिटरेचर पार्ट। ओके अब इन सब का अलग अलग वेटेज है, तो आपको इसी हिसाब से मेहनत करना है, इसी हिसाब से आपको हार्डवर्क करना है या फिर कहो तो स्मार्ट वर्क करना है, जिस हिसाब से आप इजीली गेन कर लो ये नंबर और स्कोर करो मोर देन 75% मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। तो आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में अगर आप लोग देखा जाए तो सबसे पहले जो आपका आता है वो क्या आता है आपका सेक्शन ए यानी कि रीडिंग स्किल्स। तो रीडिंग स्किल्स आपके टोटल कितने मार्क्स के होते हैं? 20 मार्क्स के होते हैं, जिसमें से दो क्वेश्चन आते हैं और दोनों क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के होते हैं, हम सबको पता है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो नंबर कटता है बच्चों का वो इसी रीडिंग स्किल्स की वजह से कटता है, हम सबको पता है। सबसे ज्यादा जो नंबर कटता है वो इसी रीडिंग स्किल्स की वजह से कटता है। नीलम जी, आयुष जी, आप सबका स्वागत है। आर्यन, ओके आर्यन, हेलो। तो सबसे ज्यादा इसी में नंबर्स कटते हैं, डिडक्ट होते हैं, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते हैं बच्चों। इंग्लिश कोई आपका कोई सब्जेक्ट नहीं, इट इज द लैंग्वेज। और अगर आप इनकी लैंग्वेज को समझो कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है तो आप इजीली अचीव कर सकते हो। आप इस 20 मार्क्स में से मैं कुछ नहीं तो मैं 15 मार्क्स की तो गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो। आप देख सकते होगे यहां पे आपको लिखा भी हुआ है कि देखिए ये जो रीडिंग स्किल्स होती है आपका, रीडिंग स्किल्स 20 मार्क्स के होते हैं, 10-10 मार्क्स के दो क्वेश्चन होते हैं और इन दो क्वेश्चन को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। इन दो क्वेश्चन को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पहला हिस्सा जो होता है वो आपका, रुकिए एक मिनट बस, आइए मैं आपको आपको अच्छे से समझा देता हूं। नहीं पता नहीं क्या चल गया। ये वाला कोई दिक्कत नहीं, इस पे ऐसे कर लेते हैं। चलो अब सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आपने देखा रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर, लिट सॉरी राइटिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स विद ग्रामर एंड लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ठीक है। आप अब आप ध्यान से देखिएगा हर एक चीज को। सबसे पहले आपका क्या आया है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोले तो अनसीन पैसेज, और ये टोटल 20 मार्क्स का है, 10-10 मार्क्स के दो क्वेश्चन है, जिसमें से एक पैसेज जो होगा वो आपका डिस्कर्सिव पैसेज होगा, यानी कि एक आपको एक टॉपिक रहेगा, उस टॉपिक पे आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दिया होगा और उसके ऊपर बेस्ड कुछ आपके 8 सवाल होंगे। टोटल 8 सवाल होंगे, लेकिन क्वेश्चन है मार्क्स है आपके 10, लेकिन एक में से दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 2-2 मार्क्स के होंगे, बाकी के आपके 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे, बाकी के आपके 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके 1-1 मार्क्स के होंगे, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा आपका जो क्वेश्चन आएगा इसमें वो केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज होगा, यानी कि आपको हो सकता है कोई स्टैटिस्टिकल डेटा दे दे या फिर हो सकता है आपको कोई चार्ट दे दे जो लगभग 200 से 250 वर्ड्स होगा और वो चार्ट भी गिवन होगा, उसको इंक्लूड करके जिसमें 10 मार्क्स का नंबर होगा। और यहां पे आपको इस पैसेज को भी पढ़ना है और इसमें इजीली नंबर गेन कर सकते हो अगर आप इन दोनों को आप अच्छे से कवर कर लो। मैं आपको यहाँ पे बहुत सारी पीवाईक्यूज करवाऊंगा और आपको हर एक चीज यहाँ पे फैसिलिटीज करवाऊंगा, ओके। सेकंड चीज अगर आप लोग देखोगे तो सेकंड क्वेश्चन जो आपके आता है वो क्या होता है? अच्छा, इन दो पैसेज में क्वेश्चन कैसे आते हैं? तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस
टू बी आंसर्ड इन 30 to 40 वर्ड, जो मैंने अभी आपको बोला ना कि 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो यही है जिसमें आपको 30 से 40 वर्ड्स के आंसर्स को लिखने पड़ते हैं, और अगर आपने इसमें करेक्ट आंसर लिख दिया, यू कैन इजिली अचीव 2 marks in this type of questions. Will be asked to excessive comprehension, interpretation, analysis, interference, evaluation and vocabulary. तो कभी कभी vocabulary के भी 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इनका सिनोनिम्स या इनका एंटोनिम्स क्या होता है, लेकिन लास्ट कुछ ईयर्स में ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन बी की, दैट इज राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर स्किल्स। ओके, सो अगर इसमें देखा जाए तो इसमें 10 मार्क्स के ग्रामर आते हैं और 10 मार्क्स से आपके राइटिंग स्किल्स आती हैं। मैं आपको पूरा का पूरा बताऊंगा कि आपको किस तरीके से करना है इसको अटेम्प्ट। अगर रही बात ग्रामर की, तो फर्स्ट पार्ट इसमें ग्रामर होता है। आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखा, क्वेश्चन नंबर 2 देखा जो कि पैसेज का था, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो आता है वो आपका ग्रामर का आता है, जिसके अंदर 12 क्वेश्चंस होंगे। यू विल बी हैविंग 12 क्वेश्चंस एंड आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। और अगर इनकी टॉपिक्स की बात की जाए तो डिटर्मिनर्स, टेंसेस, मोडाल्स, सब्जेक्ट वर्ब एक्कॉर्ड और लास्ट में एक आता है रिपोर्टेड स्पीच। ये 5 टॉपिक्स हैं ग्रामर के। टोटल आपके 5 टॉपिक्स हैं। इन 5 टॉपिक को पढ़ लीजिए, आपको इजीली 10 नंबर मिलेंगे। है ना कितनी एडवांटेज वाली बात। और इसमें सबसे अच्छा फायदा यह है कि आपको या तो इसमें एक वर्ड में आंसर करना होता है या फिर एक लाइन में, और कभी कभी इसमें एमसीक्यूज भी आ जाते हैं, ऑप्शन बेस्ड भी आ जाते हैं, वन वर्ड फिलिंग द ब्लैंक टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जिनको आप इजीली करके आप आराम से 10 नंबर गेन कर सकते हो। तो भाई सबसे पहले आपको टारगेट करना है इन ग्रामर के 10 क्वेश्चंस को, और इसको मैं पूरी गारंटी दे रहा हूं कि मैं इसको आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से करवाऊंगा, क्योंकि मैं इसमें डिटर्मिनर्स के, टेंसेस के, मोडाल्स के, सब्जेक्ट वर्ब एक्कॉर्ड के, यहां तक कि रिपोर्टेड स्पीच के, टोटल ग्रामर के सारे पीडीएफ मैंने बना दिए। लास्ट के पीवाईक्यू के सारे ग्रामर सारे ग्रामर के क्वेश्चंस मैंने बना दिए हैं, और वो सारे के सारे क्वेश्चंस को मैं इस क्लास के बाद, आज नहीं लेकिन फिर भी किसी दिन मैं जरूर इसको यहाँ पे प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे आपको सारा का सारा ग्रामर क्लियर हो जाए और आप 10 में से 10 नंबर आराम से हासिल कर सको। तो फर्स्ट टारगेट है ये आपका ग्रामर, 10 से 10 क्वेश्चन। फिर उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ग्रामर के बाद देखो ग्रामर में क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। आपको ग्रामर में टोटल देखो लिखा हुआ है 10 out of 12 क्वेश्चन विल हैव टू बी अटेम्प्टेड। 10 क्वेश्चन करने हैं, कितने में से, 12 में से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको, वो इजिली गेन कर लोगे। और इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे, गैप फिलिंग यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स, एडिटिंग यानी कि कोई एक सेंटेंस में एरर रहेगा और उस एरर को आपको डिटेक्ट करना होगा, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइजेस यानी कि नरेशन चेंज करने होगा, उनके क्वेश्चंस होंगे। अभी इस क्लास के बाद हम एक बार ग्रामर के क्वेश्चंस को कुछ यहाँ पे प्रैक्टिस जरूर करेंगे। सेकंड पार्ट है आपका राइटिंग स्किल्स, जो कि आपका 10 नंबर का आता है, जिसके अंदर 2 क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। अब आप इसको ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 क्या आता है, राइटिंग स्किल्स का, राइटिंग अ फॉर्मल लेटर। आपको बच्चों एक फॉर्मल लेटर क्वेश्चन आएगा बेस्ड ऑन अ गिवन सिचुएशन इन 100 to 120 वर्ड्स, आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस इज टू बी आंसर्ड। सो अगर हम बात करें राइटिंग स्किल्स का क्वेश्चन नंबर 4 का, तो क्वेश्चन नंबर 4 में 2 क्वेश्चन आते हैं, ए और बी, और आपको इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और ये दोनों क्वेश्चन किसके होंगे, फॉर्मल लेटर के। और अभी थोड़ी ही देर में मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, कहां से आते हैं और किस टॉपिक पे आते हैं। तो अगर हम उस टॉपिक को ही पढ़ लेंगे तो इस 5 नंबर, ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन नंबर 4 है और ये क्वेश्चन नंबर 5 भी 5 नंबर का है, इसको हम इजीली अचीव कर सकते हैं। वी कैन इजीली अचीव 5 + 5 मार्क्स if we go through the PYQ of these series. Okay, so formal letter 5, ठीक है। अच्छा मैं आपको ये भी बता देता हूं कि क्वेश्चन क्या क्या आता है। पिछले अगर आप 5 साल का PYQ को देख लो, तो पिछले 5 साल में PYQ में जो खास तौर पे लेटर राइटिंग में क्वेश्चन आया है ना, वो 2 आया है। कौन कौन सा 2 आया है, खास तौर पे 95% चांसेस है इन्हीं 2 के आने के। कौन कौन सा है, तो पहला होता है आपका लेटर टू एडिटर, एंड द सेकेंड वन इज, जो दूसरा है वो कौन सा है आपका, वो है आपका कंप्लेंट लेटर। तो ये 2 क्वेश्चन 95% चांसेस है बच्चों की आपको यही 2 क्वेश्चन मिलेगा बोर्ड एग्जाम में।
तो इसलिए जो बेस्ट अप्रोच होगा कि मैं इनमें से एक को तैयार कर लूं, ये बेस्ट अप्रोच होगा कि अगर आपने इनमें से किसी भी एक को, चाहे एडिटर को, चाहे कंप्लेंट को, किसी भी एक क्वेश्चन को अगर आपने तैयार कर लिया तो आपको आराम से 5 में से मिनिमम 4 मार्क्स तो कंफर्म मिलने वाले हैं। हो सकता है एक आध नंबर स्पेलिंग्स में कट जाए, हो सकता है एक आध नंबर आपके ग्रामर में कट जाए, लेकिन 4 मार्क्स की तो मैं फुल गारंटी दे रहा हूं। अगर आपने इनको में से कोई भी एक को याद कर लिया, सिर्फ याद करना है बच्चों, थोड़ा सा ही याद करना है, और याद भी नहीं करना, मैं क्लास में इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो आप, अच्छा एक बात और बता देता हूं, अगर आप चाहते हो कि सर इन दोनों में से कौन सा पढ़े, तो इसके लिए भी एक बात बता बच्चों, लेटर टू एडिटर पढ़ लेना। क्यों पढ़ लेना लेटर टू एडिटर? क्योंकि इनकी कुछ लाइंस फिक्स होती है। सेकंड चीज, फर्स्ट बात मैंने बताया कि इनकी कुछ लाइन फिक्स होती है, और सेकंड बात पता है क्या, क्लास 12th में भी आएगा, क्लास 12th में भी 4 नंबर का आता है ये लेटर टू एडिटर। इसीलिए आपके पास एक प्लस पॉइंट है, अगर आपने अभी पढ़ लिया तो आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, आपने अगर अभी पढ़ लिया बी एंड बी, एनीवन बी एंड बी, प्रमोद यादव, चलिए क्या कहना चाह रहे हो प्रमोद? ओके, तो इसमें ए और बी, एक एडिटर को और दूसरा कंप्लेंट लेटर, चाहे आपको कंप्लेंट किसी को भी करना हो, चाहे डीएम को कंप्लेंट करना हो या फिर एसएसपी को, या फिर आपका कोई बाइक हो गया उसके लिए कंप्लेंट करना हो, तो वो सारे के सारे इस कंप्लेंट लेटर में आते हैं। और सेकंड क्वेश्चन क्या आता है? सेकंड क्वेश्चन आता है एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग। तो आपको एक टॉपिक देगा या फिर आपको हो सकता है एक फैक्ट दे दे, एक डेटा दे दे, उस डेटा के ऊपर आपको एक पैराग्राफ राइटिंग करनी होती है। मैं सारा बताऊंगा, मैंने सारा पीडीएफ बना के रखा हुआ है और आप लोग को प्रोवाइड भी करूंगा कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग का एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको कम से कम 100 to 120 वर्ड्स में एक पैराग्राफ दिया होता है, मतलब लिखना होता है, जिसमें आपको मैप, चार्ट या ग्राफ या क्यूज आपको दे दिया होता है। और इसमें भी मजेदार बात यह है कि 2 क्वेश्चन देता है और 2 में से कोई एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है। समझे? उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, तो आगे बढ़े तो देखिए क्या आता है। ओके, चलो अब सेक्शन सी की बात करते हैं। तो ये सेक्शन ए और सेक्शन बी जो कि आपका कितने कितने मार्क्स का था? 20-20 मार्क्स का था। तो 40 मार्क्स का था सेक्शन ए और सेक्शन बी मिलाकर, जिसमें से सेक्शन ए 20 और सेक्शन बी भी 20 मार्क्स का था, जो आप इजीली अचीव कर सकते हो, मैं फिर से बता दे रहा हूं, ये अब आप बहुत इजीली अटेम्प्ट करके इजीली अचीव कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी क्या कहता है आपका? सेक्शन सी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सेक्शन सी जो कि आपका लिटरेचर के बारे में बात करता है। आपको पता है आपके बुक, आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट है और आपका फुटप्रिंट जो विदाउट फिट है, उन दोनों बुक में लगभग मान के चलो 30 चैप्टर्स प्लस पोएम्स इंक्लूडेड है ना? तो आप उनको इतना मेहनत करोगे तब जाके आप हाईएस्ट कितना मार सकते हो? 40 मार्क्स। लेकिन ये है आपका हार्ड वर्क। आप इतने चैप्टर्स को पढ़ोगे, इतने चैप्टर्स की समरी को देखोगे, इतने चैप्टर्स के राइटर्स को याद करोगे, उसके बाद उनके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, वो भी इतने कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं एग्जाम में जिनकी आपको मीनिंग भी नहीं पता, तब जाके आप हो सकता है 40 में से 35 नंबर या मैक्सिमम 40 मार्क्स भी पा जाओ। तो इसलिए स्मार्ट अप्रोच यही है, स्मार्ट स्टडी यही है कि आप पहले सेक्शन ए और सेक्शन बी को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ताकि उसके ऊपर बेस्ड आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको, है कि नहीं? तो अब देखो सेक्शन सी क्या कहता है आपको? पहले क्या देगा? सेक्शन सी का जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कहता है 1 एक्सट्रैक्ट दिया होगा, जो 2 में से कोई एक एक्सट्रैक्ट दिया होगा आपके ड्रामा या आपके प्रोज में से, है कि नहीं? ड्रामा या फिर आपके प्रोज में से आपको एक क्या देगा? एक्सट्रैक्ट देगा, और उस एक्सट्रैक्ट के ऊपर बेस्ड 5 सवाल होंगे, 5 नंबर का। और दूसरा एक्सट्रैक्ट क्या देगा? उस दूसरे एक्सट्रैक्ट को आपके पोएट्री से देगा। आपकी जो पोम्स है, उन पोम्स में से आपकी कोई भी एक पोम के ऊपर कोई एक एक्सट्रैक्ट उठाकर दे देगा, उसके ऊपर 5 सवाल दे देगा, और वो 5 सवाल आप आराम से यहां पे भी अटेम्प्ट करके निकाल सकते हो। ये बहुत अच्छा है। ये जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ये बहुत इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हो, आप बिना दिक्कत के इन क्वेश्चन में अच्छे नंबर हासिल कर सकते हो। टोटल 10 मार्क्स का ये आएगा एक्सट्रैक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? देखो ये एक्सट्रैक्ट पे क्वेश्चन कैसे आएंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस।
वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, वन वर्ड सेंटेंस, यहां तक कि वन वर्ड सेंटेंस में, यानी कि फिर से वही बात है, कम मेहनत, कम लिखना और ज्यादा नंबर गेन करना। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन 30 to 40 वर्ड्स, मैक्सिमम 30 to 40 वर्ड्स। उसके बाद विल बी आज इन एसेस इन्फ्रेंस एनालिसिस इंटरप्रिटेशन इवेल्युएशन एंड वोकैबुलरी। तो ये सारी चीजें आपकी इसमें आ सकती है, जो कम मेहनत में आपको ज्यादा नंबर, यानी कि 50 नंबर, 50 नंबर हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है कि 50 नंबर कम मेहनत में कैसे हम हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है, अब यहां से मेहनत वाले क्वेश्चन आते हैं, अब यहां से आपको लिखने वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। पहले तो आएगा शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट आंसर, शॉर्ट एंड वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। ओके, तो इसमें क्या आएगा देखना, क्वेश्चन नंबर 8 में आपका आएगा 4 आउट ऑफ 5। अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 को देखो तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका 4 आउट ऑफ 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन 40 to 50 वर्ड्स। 40 से 50 वर्ड्स में आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, गिवन होंगे 5, लेकिन 40 से 50 वर्ड्स में आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और वो भी आपकी किस बुक से, फर्स्ट फ्लाइट। तो फर्स्ट फ्लाइट जो आपकी बुक है उसमें से 4 क्वेश्चन आपको देंगे, मतलब 5 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से 4 आपको अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। और ये कितने कितने मार्क्स का है, ये आपके टोटल 3-3 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो 4 क्वेश्चन 12 मार्क्स के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है आपका, 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फिर से वही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको करना है, सिर्फ कितना, 2, लेकिन कितने में से, 3 में से, और वो भी 40 से 50 वर्ड्स का करना है। और अब की बार ये जो क्वेश्चंस आएंगे ये फुटप्रिंट विदाउट फिट से आएंगे। तो फिर से सुन लीजिए, अब की बार जो क्वेश्चन आएंगे ये फुटप्रिंट विदाउट फिट से आएंगे, यानी कि 6 मार्क्स का है कि नहीं। तो 12 इधर 6 इधर। उसके बाद अब आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा। अब आपको 2 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको ऑप्शन गिवन होगा। तो देखो 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट। तो बच्चों इस बार फर्स्ट फ्लाइट से, अभी ये क्या था, फर्स्ट फ्लाइट, फिर क्या आया, फुटप्रिंट विदाउट फीट, फिर आएगा फर्स्ट फ्लाइट, और फिर आएगा फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो ये आपके फर्स्ट फ्लाइट से 2 क्वेश्चन मिलेगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसको वाकई में बता रहा हूं, जब तक आप समझ नहीं पाओगे उस क्वेश्चन को, आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसमें कुछ इंग्लिश के ऐसे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स भी पूछे जाते हैं जिनका मीनिंग नहीं पता होता है बच्चों को, तो इसको अटेम्प्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और दूसरी चीज, यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो आपको वर्ड्स कितने लिखने, 100 to 120 वर्ड्स, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, और इसीलिए इनमें आपको नंबर भी कम मिलता है। मैं फिर से बता रहा हूं एक बार, अगर आप ग्रामर, अगर आप राइटिंग सेक्शंस और अगर आप रीडिंग सेक्शंस के क्वेश्चंस को अच्छे से कर लो तैयार, तो आपके 40 में से कंफर्म है 35 नंबर तो आ सकते हैं, 30 से 35 नंबर आ सकते हैं। लेकिन अगर आप जितना भी हार्ड वर्क कर लो, जितना भी मेहनत कर लो, आप अगर इन 40 लिटरेचर के 40 में से 40 नंबर सोचोगे, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपके 40 में से 40 आने के चांसेस बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम है। इसका रीजन है क्योंकि जो इंग्लिश आपको मांगता है यहाँ पे ना, वो हमारे पास, हम लोग उतना इंग्लिश का लेवल हमारा उतना हाई नहीं हो पाता है, समझे। थैंक यू अंकित, अंकित्या। ओके, पैरामाउंट कोचिंग, ओके ओके ओके। अच्छा, नेक्स्ट, तो यहां पे भी आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं फुटप्रिंट विदाउट फिट के, जो कि 100 to 120 वर्ड्स करने हैं। तो मैं फिर से बता रहा हूं कि आपको इन दोनों में, खास तौर पे इन दोनों में, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, जो कि 6-6 मार्क्स का है, इनमें फुल मार्क्स हासिल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आप यहां तक इजिली नंबर गेन कर सकते हो, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए इस पे 100% फोकस के साथ मत पढ़ना। आपको क्या करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट अप्रोच, कि आपको उन चीजों पे पहले फोकस करना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है पहले आप उन पे फोकस करो, जो इसमें आप इजीली नंबर गेन कर सकते हो आप पहले उस पे फोकस करो, उसके बाद आप दूसरी चीज पे देखना। तो आइए अब हम लोग थोड़ा सा और कुछ देख लेते हैं। अच्छा, तो ये तो आपका पता ही है, प्रोज आपके, ये आपके इतने हैं फर्स्ट राइट के, ये चैप्टर्स है, 9 चैप्टर्स हैं आपके। और पोम्स की बात करें तो 10 पोम्स है, और फुटप्रिंट में आपके कितने हैं, टोटल 9। तो मैंने आपको बताया था टोटल 28 हो गए, 28 चैप्टर्स हैं यहाँ पे। उसके बाद की अगर हम बात करें, तो अब मैं आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूं। तो पहले आप ये देखिए,
कोई बात नहीं, यहाँ पे ये ओपन तो नहीं हो रहा है। देखो ये है आपका, अगर आप इसको देखोगे, इस क्वेश्चन को देखोगे, तो ये आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर है जो सीबीएसई ने लॉन्च किया था, सीबीएसई ने दिया था हम लोग को, और कोड आपका 184 होगा। ये क्लास 10 2025-26 का सैंपल क्वेश्चन पेपर है। आप अगर इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करके समझ लोगे ना, तो आप इतना समझ लो कि ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। अगर इसमें हम लोग देखा जाए तो सबसे पहले हमारा रीडिंग स्किल्स के क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के, जिसमें आपको न जाने कितने चीजें गिवन है, टोटल 6 पैराग्राफ गिवन है, और इन 6 पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चंस हैं? टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से कुछ ऑप्शन बेस्ड, जैसे कि एक ट्रू एंड फॉल्स का भी क्वेश्चन आ जाता है, फिलिंग द ब्लैंक्स का भी क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद आपका देखो, सबसे अच्छी बात इसमें क्या होती है ना, अब इसमें आपको दे देता है कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको पैराग्राफ 3 में से उठाना है। ये सबसे अच्छी बात है कि आपको यहां पे गिवन रहेगा कि पैराग्राफ 2 से आपको ये क्वेश्चन का आंसर उठाना है, फिलिंग द ब्लैंक्स का। ये देखो आपका दिया है पैराग्राफ 2 से आपको यहां पे ट्रू एंड फॉल्स बताना है, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू, ट्रू बताना है इन एबीसी में से कि कौन सा ट्रू है आपका पैराग्राफ 2 में से। पैराग्राफ 3 में से आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करना है। तो ये काफी एडवांटेजेस क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, जो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल अब है, आपको 12th क्लास का भी गाइडेंस जरूर मिलेगा, लेकिन आज नहीं, आज नहीं। उसके लिए मैं किसी और क्लास में आऊंगा, मैं किसी और दिन आऊंगा, उस दिन मैं क्लास 12 का पूरा आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप क्लास 12 में भी इजीली नंबर गेन कर सकते हो, जो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो तो आपका जो ये पहला था, उसके बाद तो ये आपके 2 क्वेश्चंस थे, ये 2 क्वेश्चंस आपके होंगे जो पैराग्राफ 4 में यहां पे भी दिया हुआ है। फाइनली अब हम लोग थोड़ा सा कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो कि आप बहुत कम समय में बहुत इजीली, मुश्किल से हार्डली 10 मिनट नहीं लगेगा, आपको 10 नंबर गेन कर लोगे, है ना अच्छी बात। तो काम वही कीजिए जिसमें आपको कम मेहनत में ज्यादा नंबर अचीव कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो आइए एक बार हम लोग इन 10 क्वेश्चंस को, इनफैक्ट इन 12 क्वेश्चंस को, ग्रामर के 12 क्वेश्चन जो आते हैं 10 नंबर के, उनको हम एक बार देख लेते हैं एग्जाम में कैसे कैसे आते हैं, और कैसे हम एक एक वर्ड में, एक एक सेंटेंस में हम पूरा का पूरा आंसर गेन कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो वर्ड, एक वर्ड दे दिया है और इसका क्या फॉर्म यूज होगा। आपको पता है कोई भी एक वर्ड है, इलस्ट्रेट, इलस्ट्रेट हालांकि मैं आपको बता दूं इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है वर्ब होता है। अब इनको आप कई फॉर्म में यूज कर सकते हो, इलस्ट्रेट, इलस्ट्रेट्स, इलस्ट्रेटेड सेकंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है इलस्ट्रेटेड, उसके बाद इलस्ट्रेटिंग आईएनजी फॉर्म होता है, उसके बाद इसको आप नाउन बना सकते हो, इलस्ट्रेट, इलस्ट्रेशन। ठीक है, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। तो आपका ये फॉर्म यूज करना है, ठीक है, इस वर्ड का कोई एक फॉर्म, इस वर्ड का कोई एक फॉर्म यूज करना है एक वर्ड में, और यहां पे आपको एक नंबर गेन कर लोगे। सो द स्पेशल सब्सक्रिप्शंस ऑफ न्यूज़पेपर्स आर वेल डैश टू मेक रीडिंग इंटरेस्टिंग फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। तो पहले आप एक बार आंसर करो, पहले एक बार आप आंसर करो कि यहां पे क्या होगा, बताइए। एनीवन ऑफ यू कैन गिव मी द आंसर, व्हाट इज गोइंग टू बी यूज्ड ओवर हियर, बताइए। क्या यूज होगा? चलिए कोई बात नहीं, तो अब आप देखो, आपने ये याद किया होगा सर, इज एम आर के बाद आता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म, यानी हो सकता है सर कि यहां पे इज एम आर के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, यानी कि हो सकता है यहां पे इलस्ट्रेटिंग, इलस्ट्रेटिंग यूज करोगे, है कि नहीं। मैं बताऊं मैक्सिमम लोग यही यूज करेंगे, इलस्ट्रेटिंग, क्योंकि हमने यही पढ़ा है कि इज एम आर के बाद आता है वी वन प्लस आई एन जी, वी, ओके, ठीक है। तो illustrating, but it is wrong. The correct answer will be illustrated. Illustrated यानी कि यहां पे इस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करोगे इस जगह पे। क्यों वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करोगे? क्योंकि ये सेंटेंस आपका एक्टिव नहीं, पैसिव वॉइस है। ये सेंटेंस आपका, यस मैंने बोला ना आप illustrating यूज करोगे, बट वो गलत है, वो गलत आंसर है, क्योंकि ये आपका पैसिव वॉइस है। द स्पेशल इंस्ट्रक्शंस ऑफ न्यूज़पेपर्स आर दे वेल illustrated to make reading interesting for school students। तो बच्चों यहां पे डूअर कौन है, करता कौन है, कौन यहां पे कर रहा है? इस न्यूज़पेपर्स, क्या ये न्यूज़पेपर सब्जेक्ट है?
न्यूज़पेपर सब्जेक्ट नहीं है, याद रखिएगा। अगर न्यूज़पेपर सब्जेक्ट होता ना तो ये पैसिव वॉइस नहीं होता। न्यूज़पेपर यहां सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस है। ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस है। और अगर ये सेंटेंस पैसिव वॉइस है तो हम सबको पता है कि पैसिव वॉइस में इज एम आर के साथ वर्ब का, इज एम आर के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है? थर्ड फॉर्म यूज होता है। इसलिए यहां पे इलस्ट्रेटेड हो जाएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन में इलस्ट्रेटेड हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आइए तो देखो, एक वर्ड एक नंबर, एक वर्ड एक नंबर, स्मार्ट अप्रोच यही है। सेकंड देखो, द रोड टू सक्सेस इज नॉट द बेड ऑफ रोजेस। ठीक है, द रोड टू सक्सेस यानी सक्सेस का जो रास्ता है वो इज नॉट द बेड ऑफ रोजेस, यानी वो इतना रोजेस का बिस्तर नहीं हो सकता या फिर रोजेस का रास्ता नहीं हो सकता है। आप अगर सक्सेस हासिल करना है तो आपको कांटों पे चलकर चलना पड़ेगा। आप सोचोगे कि अगर आप फूलों पे चलकर सक्सेस हासिल कर लो, बिना मेहनत किए सक्सेस गेन कर लो, अचीव कर लो, देन इट इज रॉन्ग। यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। If you want to be a successful person, then it is damn sure that you have to work hard and you need a lot of efforts to be a successful person. Okay, Devesh. चलिए, तो यहां पे आइए, हमको क्या करना है इन क्वेश्चंस में। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा एरर करेक्शन का। इस सेंटेंस में आपको दे देगा कि इस सेंटेंस में कोई एक वर्ड में एरर है और आपको उस एरर को पहचानना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि वो एरर क्या है। और इस जगह पे आपको एग्जाम में ये बॉक्स बनाना पड़ेगा बच्चों। ये बॉक्स इसने नहीं दिया है मजे के लिए, नहीं, ये आपको एग्जाम में बनाना पड़ेगा, ताकि आप इसको बनाइए और इस जगह पे लिखिए वो वर्ड जो गलत है और इस जगह पे लिखिए वो वर्ड जो सही है। तो क्या वर्ड होगा? देखो, द रोड टू सक्सेस, सक्सेस का जो रोड है, सक्सेस का जो रोड है, तो इसलिए द आर्टिकल बिल्कुल सही है। अब रोड एक सिंगुलर है तो इसलिए वर्ब सिंगुलर इज भी बिल्कुल सही है। इज नॉट द बेड ऑफ रोजेस, तो वो जो रोड का जो सक्सेस है वो आपका रोजेस का बेड नहीं है, वो कांटों का बेड है, याद रखिए। तो यहां पे अगर एरर की बात करें ना, तो ये जो बेड है ना, बेड, बेड आपका कैसा नाउन है? कॉमन नाउन है। और कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल द नहीं आएगा, आता तो है लेकिन वो फिक्स हो जाता है तब आता है, तो इसलिए यहां पे एरर द में है। भाई वो बेड के एरर द में है और द की जगह क्या होगा? ए होगा। बेड के पहले आर्टिकल ए होगा, इनडेफिनिट आर्टिकल ए होगा। डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगेगा क्योंकि उस बेड को फिक्स नहीं किया गया है। अगर वो बेड फिक्स होता तो डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होता, लेकिन यहाँ पे बेड फिक्स नहीं है कि किस बेड की बात कही जा रही है, तो इसलिए आपका आर्टिकल ए लगेगा। यहां पे वो रोड फिक्स है, क्यों? क्योंकि सक्सेस का रोड की बात कहा जा रहा है, इसलिए द रोड लिखा है। और रोड होता अगर वो रोड फिक्स नहीं होता, लेकिन ये सक्सेस का रोड है। भाई रोड कौन सा? सक्सेस का। तो भाई रोड फिक्स हो गया, और रोड फिक्स हो गया तो आर्टिकल द लगेगा, लेकिन यहाँ पे बेड फिक्स नहीं है और फिक्स नहीं है इसलिए आर्टिकल ए लगेगा। तो हमको ये बॉक्स बनाना पड़ेगा एग्जाम में और द लिखना पड़ेगा और यहाँ अ लिखना पड़ेगा और आपको एक नंबर आराम से मिल जाएगा। है मजेदार बात? देखो, कम मेहनत ज्यादा नंबर, इजिली गेन कर सकते हो आप यहाँ पे नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइए। I am so happy, फिलिंग द ब्लैंक्स है वर्ब, वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट और वर्ब का फॉर्म यूज करना है, वर्ब का फॉर्म यूज करना है। I am so happy to see my plants again, मैं बहुत खुश हूं कि अपने पौधों को देखकर फिर से मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। They dash so much since I last saw them। अच्छा, सिंस के बाद आपको अभी एक बार बता दे रहा हूं, सिंस के बाद हमेशा आपको यूज करना है जो सेंटेंस में, वो हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होगा। सिंस के बाद जो भी आता है वो हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, और इसलिए यहां पे देखो वर्ब का सेकंड फॉर्म, सी का सेकंड फॉर्म सॉ यूज हो रहा है कि नहीं? तो सिंस के बाद तो ये आ गया आपका, लेकिन सिंस के पहले क्या आएगा? तो बच्चे याद रख लो, मैं आपको थोड़ा सा रटाने वाली बात बता रहा हूं कि सिंस के बाद कभी भी सेंटेंस आपका सिंस आ जाए, सिंस आ जाए, कभी भी सेंटेंस में आपको सिंस आ जाए या सिंस की जगह फॉर आ जाए, इन दोनों के बाद हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है? सेकंड फॉर्म यूज होता है। इन सेंटेंस, सेंटेंस बना देते हैं, सेकंड फॉर्म यूज होता है। लेकिन उसके पहले क्या यूज होता है सर? तो उसके पहले दो टेंसेस पॉसिबल है, एक प्रेजेंट परफेक्ट और दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है हैज या हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये होता है। या फिर क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि हैज हैव के बाद वर्ब, हैज हैव के बाद बीन और बीन के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो ये होता है, या तो ये होगा या तो ये होगा, इन दोनों में से कोई एक हो गया। तो आप बताओ ग्रो के साथ क्या लगाऊं? हैव, दे है तो प्लूरल हुआ, दे है तो प्लूरल हुआ, तो प्लूरल के साथ तो कंफर्म है यहाँ पे हैव लगेगा, तो प्लूरल के साथ तो कंफर्म है कि हैव लगेगा। हैव,
अब बताओ बीन ग्रोइंग लिखूं या बीन दे हैव ग्रोन लिखूं? अब आप मुझे बताइए कि यहां पे दे हैव ग्रोन लिखूं, दे हैव ग्रोन लिखूं या दे हैव बीन ग्रोइंग लिखूं, क्या लिखूं आप बता दो जरा। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं, दे हैव ग्रोन होगा, दे हैव ग्रोन होगा। अच्छा सर ग्रोइंग क्यों नहीं होगा? ग्रोइंग इसलिए नहीं होगा क्योंकि बच्चों ये अभी अभी भी कॉन्टिन्यूअसली ये ग्रो नहीं हो रहा है। अगर मेरे सामने वो बच्चा, कोई भी बच्चा हो, वो अभी भी खेल रहा होता, ही इज स्टिल प्लेइंग मीन्स अगर वो एक्शन अभी भी चल रहा होता, तो वहां पे वो आपका ग्रोइंग हो जाता या फिर प्लेइंग हो जाता। मतलब एक तरीके से समझ लो, सिंस के पहले अगर मान लो कोई बच्चा खेलने की बात हो रही है, ठीक है, तो वो बच्चा अभी भी अगर खेल रहा होता तो मैं वहां बोलता दे हैव बीन प्लेइंग, दे हैव बीन प्लेइंग, वो अभी भी खेल रहे हैं। तो बताओ बचाओ, आप लोग बताओ कि वो क्या पेड़ अभी भी ग्रो हो रहा है आपकी आंख के सामने, क्या अभी भी ग्रो हो रहा है? आंसर है नहीं। तो इसलिए यहां पे ग्रोन होगा, बिल्कुल सही जवाब है। किन्होंने जवाब दिया था? बिल्कुल, बिल्कुल देवांश, ग्रोन होगा यहां पे, दे हैव ग्रोन। अब आप देखो दो वर्ड लिखा, फिर से एक नंबर मुझे मिल गया ना। दिस इज ओनली द स्मार्ट स्टेप, यही आपको करना है, कम मेहनत ज्यादा नंबर गेन। मैं इसीलिए लिखा हूं, मैं ये कोई फर्जी नहीं लिखा हूं कि आपको गारंटी दे रहा हूं 75% मार्क्स आएगा। यू कैन इजिली गेन 75% मार्क्स, ये 80 में से नहीं 100 में से कहा हूं, ठीक है, 80 में से नहीं 100%, 100 में से कहा हूं, जिसमें से आपके 20 इंटरनल असेसमेंट के नंबर होते हैं और 80 नंबर का थ्योरी होता है। तो इन 80 में से 50 प्लस मार्क्स कैसे हासिल होगा, ये क्लास उसी के लिए, क्योंकि उन 20 में से तो हमको मिनिमम 15 मार्क्स तो मिल ही जाना है, 15 मार्क्स मिनिमम मिल ही जाना है। लेकिन यहाँ पे इन 80 में से 50 नंबर, 50 से ज्यादा नंबर कैसे गेन करें, ये क्लास उसी के लिए। आगे देखिए, अब आपको आगे क्या दिख रहा है, तो ये अब आपको दिख रहा है रीड द स्टेटमेंट दे हैव गॉट, और यहाँ पे रिपोर्ट करना है, यानी कि ये क्वेश्चन है आपका नरेशन का, यानी कि ये आपका क्वेश्चन है रिपोर्टेड स्पीच का। और इसमें क्या करना है, दे टोल्ड द गाइड, देखो दे सेड टू द गाइड वी वुड लव टू कम हियर अगेन नेक्स्ट ईयर। ओके, ये उन्होंने कहा किससे, गाइड से। वी वुड, इसको अगर आप देखो तो ये वुड है होता है, इसको देखो तो आपका ये वुड होता है। तो वी वुड, या अगर ये हैड भी हो सकता है, लेकिन हैड होने के लिए यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए था। तो वी वुड, क्योंकि वुड के बाद हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म आता है। वी वुड लव टू कम हियर अगेन नेक्स्ट ईयर। तो अब इसको चेंज करना है, तो भाई इस सेंटेंस को खाली चेंज करना है यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक से फॉर्म में, तो आप इजिली गेन कर सकते हो एक नंबर। कैसे, आइए देखो, दे का दे होता है, सेड टू आपका चेंज हो जाता है टोल्ड में। जब लिसनर होता है, ये लिसनर है, ये स्पीकर है, तो अगर लिसनर होता है तो सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाता है, टोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो दे टोल्ड किससे, द गाइड, दे टोल्ड द गाइड दैट। अब ये सेंटेंस आपका फुल स्टॉप है, यानी एजर्टिव सेंटेंस। एजर्टिव सेंटेंस में अगर ये इन्वर्टेड कॉमा हटाना हो तो कंजंक्शन क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। उसके बाद दे टोल्ड द गाइड दैट। अब वी, अच्छा दे उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा तो उनके लिए हम वी यूज करेंगे या उनके लिए हम दे करेंगे, तो उनके लिए हम दे करेंगे। दो यहां पे दे हो जाएगा, तो वी किस में चेंज हो जाएगा, दे में। वुड, वुड आपका वुड ही रहता है, तो वुड को आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा, वुड ही रहेगा। और लव आपका लव ही हो जाएगा, क्योंकि नरेशन चेंज हो रहा है लेकिन वुड आपका चेंज नहीं होता है, ठीक है। दे टोल्ड द गाइड दैट दे वुड लव टू कम, दे वुड लव टू कम। लेकिन ये हियर जो एडवर्ब है ये चेंज हो जाएगा, अब की बार हियर किस में चेंज हो जाएगा, देयर में। मैं आपको नरेशन में पूरा, मैं अभी एक क्लास लूंगा नरेशन का, आज नहीं लेकिन किसी दिन आपको बता के लूंगा, और उसमें मैं आपको सारा बता दूंगा कि नरेशन में क्या क्या चीजें चेंजेस होती हैं, क्या क्या नहीं होती है। टेंस की क्लास लूंगा, उसमें भी पूरा बता दूंगा क्या चेंज होता है क्या नहीं चेंज होता है। और पीवाईक्यू भी उसी के साथ साथ डिस्कस करूंगा, सारे टेंस के पीवाईक्यू, सारे नरेशन के पीवाईक्यू मैं डिस्कस कर लूंगा। अगेन, अगेन को अगेन लिख लो भाई, फिर से अगेन थोड़ी ना चेंज होगा। नेक्स्ट ईयर आपका चेंज हो जाएगा द अपकमिंग ईयर, द अपकमिंग ईयर, द अपकमिंग, या फिर अपकमिंग नहीं लिखना है तो फॉलोइंग ही लिख लो, द फॉलोइंग ईयर, द फॉलोइंग ईयर। बस ये एक लाइन, ये एक लाइन आपको एक नंबर दिला देगी, है ना कितनी मजेदार बात। हम इतना मेहनत करेंगे उन क्वेश्चंस में 6 नंबर के लिए, इतना 120 वर्ड्स लिखेंगे, तब 6 नंबर भी शायद मिले ना मिले, लेकिन ये एक लाइन आपको एक नंबर जरूर दिला देगी, है ना मजेदार बात। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिलिंग द, आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है, और अब की बार आपको लेटर, एक लेटर के फॉर्म में लिखना है।
देयर वुड बी नो कॉम्प्रोमाइज डैश द क्वालिटी ऑफ आइटम सप्लाइड। तो रिगार्ड्स होगा, रिगार्ड होगा, या रिगार्डलेस होगा, या रिगार्डिंग। तो पहली बात आप जान जाओ, कभी भी आपको ऑप्शन बेस्ड जो क्वेश्चन मिलेगा उनमें सबसे फायदे वाली बात ये होती है कि आपके पास ऑप्शन गिवन है, और उन ऑप्शंस में अगर आपको नहीं आंसर आ रहा है तो आप ये काम करो कि उनमें से एलिमिनेट करो। आप उसमें एलिमिनेशन यूज करो कि मैं क्या चीज हटा सकता हूं, क्या चीज ऐसी है जो हो ही नहीं सकता। तो भाई देयर वुड बी नो कॉम्प्रोमाइज, कोई समझौता नहीं होगा किसके साथ, क्वालिटी ऑफ द आइटम सप्लाइड, यानी जो आप आइटम सप्लाई कर रहे हो उसके साथ कोई समझौता नहीं होगा। तो कोई समझौता नहीं होगा तो रिगार्डलेस क्या है, ये तो नेगेटिव वर्ड है। रिगार्डलेस, रिगार्डलेस तो एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। देयर वुड बी नो कॉम्प्रोमाइज डैश द क्वालिटी। तो भाई ना तो रिगार्ड्स होगा ना तो रिगार्ड होगा। यहां पे अगर आप देखो ना, ये आपका नाउन है, क्वालिटी क्या है, नाउन। तो नाउन के पहले आपका क्या आना चाहिए, प्रीपोजिशन आना चाहिए, क्योंकि वुड भी आपका ऑलरेडी वर्ब है। ये क्या है, ऑलरेडी वर्ब है। तो एक वर्ब है तो दोबारा वर्ब या तिबारा वर्ब तो आएगा नहीं, इसलिए ये दोनों भी गलत है और करेक्ट आंसर हो जाएगा रिगार्डिंग। क्योंकि क्योंकि प्रेपोजिशन जो आपका रिगार्डिंग होता है ना, ये आपका एक्चुअली में एक प्रेपोजिशन होता है, और यहां पे प्रेपोजिशन रिगार्डिंग और इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन क्वालिटी हो जाएगा। तो आपने एक वर्ड में आपने एक नंबर फिर से हासिल कर लिया। आगे देखते हैं। डोंट ट्राई मेंडिंग, अच्छा पहले क्वेश्चन पढ़ो, रिपोर्ट द फॉलोइंग बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंसेस करेक्टली। तो आपको जो नरेशंस के क्वेश्चन है, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन कंफर्म है, इन 12 में से 4 क्वेश्चन कंफर्म है कि आपको नरेशन का मिलेगा। साथ ही साथ में टेंस के भी 3 से 4 क्वेश्चन कंफर्म है कि टेंस के 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। डिटर्मिनर्स के आपके एक क्वेश्चन कंफर्म है मिलेगा। यहां तक कि सब्जेक्ट वर्ब का भी क्वेश्चन जो होता है वो 1 से 2 क्वेश्चन मिलता है, और मॉडल वर्ब्स का भी क्वेश्चन 1 से 2, कभी कभी 1, ज्यादातर 1 और कभी कभी 2 भी आ जाता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। रिगार्डिंग, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आइए, सो डोंट ट्राई मेंडिंग द ट्राउजर्स योरसेल्फ, शी वार्नड हिम। तो ये शी वार्नड हिम, उसके बाद ये जो सेंटेंस लिखा है, ये आप देखो, इसको चेंज करना है। इसको कैसे चेंज करना है, और ये सेंटेंस कैसा है, डोंट, डोंट यानी कि वर्ब से शुरू होता है, और वर्ब से कौन सा सेंटेंस शुरू होता है, इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस शुरू होता है वर्ब से, तो आपका इंपरेटिव क्या से चेंज होता है, इंपरेटिव अगर पॉजिटिव सेंटेंस होता तो 2+V1 होता, पॉजिटिव होता तो 2+V1 होता, लेकिन नेगेटिव है, नॉट है, तो नॉट +2+V1 खाली होगा। यानी कि आपको क्या करना है, शी वांट हिम नॉट टू ट्राई, नॉट टू ट्राई, ये आपका डू हेल्पिंग वर्ब होता है, और ट्राई आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। नॉट टू ट्राई मेंडिंग द ट्राउजर, नॉट टू ट्राई मेंडिंग द ट्राउजर, मेंडिंग द ट्राउजर्स, ट्राउजर नहीं होता है बच्चों, ट्राउजर्स होता है, क्योंकि वो पेयर में होता है। तो नॉट टू ट्राई मेंडिंग द ट्राउजर्स योरसेल्फ। अब देखो चेंज इसको करना है, योरसेल्फ। हिम लिखा है यहां पे, हिम के हिसाब से लिखोगे कि योरसेल्फ लिखोगे, तो हिम के हिसाब से आप लिखोगे हिमसेल्फ। बस आपने एक लाइन लिख दी और फिर से एक नंबर आपका अपना हो गया, है ना, कितनी अच्छी बात। इसी तरीके से मैं और भी बहुत सारी चीजों को मैं यहां पे डिस्कस करने वाला हूं। फिलहाल अभी मैं आपको कुछ और भी चीजें दिखाता हूं। अभी ये 2-4 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, इनको भी हम देख लेंगे, लेकिन आपको मैं कुछ और दिखाता हूं तब तक। अगर आपको लग रहा है ये क्लास बेकार है, देन यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि मैं आज तो नहीं लेकिन किसी ना किसी एक दिन ये सारी चीजें आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। ये लेटर्स कैसे आते हैं एग्जाम में, कौन से आते हैं, और इन्हीं के साथ साथ मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि लास्ट ईयर यानी कि 2025 का, लास्ट ईयर यानी कि 2025 का जो अभी 4 दिन पहले ही बीता है, उस साल कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए थे और उसको हम कैसे अटेंड करेंगे। मैंने ये सारा पीडीएफ आप लोग के लिए बना रखा है, हम लोग ने ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर गलती से इनफॉर्मल लेटर भी आ जाए, 9 वैसे तो नहीं आएगा क्योंकि आपके बोर्ड में सिलेबस में ही दे दिया है कि अब फॉर्मल ही आएगा, लेकिन इनफॉर्मल भी थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर लेंगे ताकि हमको पता होना चाहिए। तो अगर मैं इन को हटा दो, इनफॉर्मल को हटा दो, तो फॉर्मल लेटर का ये आपका बॉडी है, पूरा स्ट्रक्चर है, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो आप अब देखो यहां से ये सारे क्वेश्चन आपके सीबीएसई के क्वेश्चन है। ये तो चलो आपका पिछले पुराना क्वेश्चन है, लेकिन यहां से देखिए, अगर अब आप देखोगे तो ये क्वेश्चन आया था सैंपल क्वेश्चन पेपर 2025-26, जो हम अभी पेपर डिस्कस कर रहे हैं उसका ये क्वेश्चन है, जो हम अभी पेपर डिस्कस कर रहे हैं उसका ये क्वेश्चन है, और ये उसका आंसर है। फिर आगे देखिए, यहां पे भी वही मिलेगा आपको, 2025 का क्वेश्चन पेपर। ये सारे क्वेश्चन पेपर का आंसर मैंने बना के रखा है,
आप लोगों के लिए। फिर देखिए सीबीएसई 2025 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, किस सेट में आया हुआ है वो सारा का सारा मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूंगा, लेकिन आज नहीं। ये सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं ताकि आप इन लेटर राइटिंग में 4 नंबर से कम ना हासिल करो। ये मेरा गारंटी है। अगर आपने ये इस क्लास को ढंग से देख लिया, इन जो लेटर राइटिंग का क्लास लूंगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्लास लूंगा, साथ ही साथ में पैसेज जो डिस्कसिव पैसेज होएगा एग्जाम में, उनका भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, उनका भी हमारे पास पीडीएफ बना हुआ है। उन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका सारा चीज देखो, ये आपका लेटर टू एडिटर, अभी हमने पीछे कंप्लेंट लेटर देखा था, अब ये सारा का सारा एडिटर का आया है सीबीएसई 2017, लेकिन 2017 पुराना है, मैं तो खाली सिंपल बता रहा हूं कि कैसे करना है। उसके आगे देखो सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2025-26 जो सीबीएसई ने लॉन्च किया था, दिया था हम लोग को, ये देख लो बच्चों, ऐसा ही पेपर आने वाला है, उनका भी क्वेश्चन यहाँ पे है। इसके बाद देखिए सीबीएसई 2025, ये भी क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2025 का आया है। आपको मैं एक एक क्वेश्चन दिखाऊंगा किस सेट में आया हुआ है, ताकि आपको विश्वास हो जाएगा। उसके बाद अगर गलती से 95% मैंने बोला कि आपका फॉर्मल लेटर आएगा, और वो कौन सा, आपका लेटर टू एडिटर या फिर कंप्लेंट लेटर, इन्हीं दोनों में से एक आएगा। मतलब ये दोनों आ सकता है, दोनों आएगा भी, और इन दोनों में से एक करना है। लेकिन अगर गलती से अगर मान लो बिजनेस लेटर आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो इसलिए मैंने बिजनेस लेटर भी रखा है जो सीबीएसई में आया हुआ है। हम सारी चीजों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन आज नहीं। इसके साथ साथ ये देखो, all analytical paragraph questions asked in CBSE class 10 2025, 2025 में जितने भी एनालिटिकल पैराग्राफ के क्वेश्चंस आए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन आज नहीं किसी और दिन। ठीक है, आज नहीं किसी और दिन। ये सारी चीजें मैं आप लोग को यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं, इसलिए टेंशन मत लीजिएगा, सारा चीज आपका इजिली हो जाएगा। फिलहाल आते हैं हम अपने उस क्वेश्चन पे जो हम अभी अटेम्प्ट कर रहे थे। देखो एक बार दिखा देता हूं। देखो क्वेश्चन क्या आया था इस बार 2025-26 का सैंपल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई ने दिया था हम लोग को। एज वैभव द क्लब इन चार्ज ऑफ योर स्कूल्स इकोलॉजी क्लब, you strongly believe and the importance starting of eco clubs in school in the rural area surrounding your city to promote the preservation and conservation of nature. Write a letter to the education secretary of your city in about 120 words highlighting the significance of ecological awareness and suggesting the needs of established eco clubs in this school. यानी कि ये कंप्लेंट लेटर नहीं है, ना ही ये लेटर टू एडिटर है, लेकिन यहाँ पे एक तरीके से आपको ऐसा लेटर लिखना है, वो भी किसको लिखना है, एजुकेशन सेक्रेटरी को आपके शहर में, ताकि आप इंपॉर्टेंस बता सको इकोलॉजिकल अवेयरनेस का और सजेशन दे सको कि हम कैसे इको क्लब्स स्कूल में ओपन करें। तो ये क्वेश्चन आया था। लेकिन दूसरा क्वेश्चन भी आप देख लो, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका, एज अमिता द वाइस हेड गर्ल ऑफ विद्या मंदिर यू आर अवेयर ऑफ द इंक्रीजिंग प्रीवेलेंस ऑफ द साइबर अटैक्स एंड अनऑथोराइज्ड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ सिस्टम्स नेटवर्क्स टेक्नोलॉजीज। यानी कि जिस हिसाब से आप देख रहे हो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं हमारे देश में, उसकी अवेयरनेस के लिए आपको क्या करना है, आपको एक लेटर लिखना है टू द एडिटर। आ गया ना लेटर टू एडिटर, कंफर्म है बच्चों लेटर टू एडिटर आना, और 12th में भी कंफर्म है लेटर टू एडिटर आना। इसलिए मेरा सजेशन यही होगा, आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट यू दैट स्टार्ट गोइंग थ्रू द लेटर टू एडिटर, क्योंकि अगर आपने एक बार लेटर टू एडिटर पढ़ लिया, कर लिया अच्छे से, तो आप 9th-10th के बाद आप 12th में भी अच्छे नंबर गेन कर सकते हो, 4 में से 4 नंबर बिना मेहनत के गेन कर सकते हो, क्योंकि आपने अभी सीख लिया तो आगे भी सीख लोगे। तो अब आप याद रखो, मैंने यहां पे लिखा अमिता, और ऊपर क्या था हमारा, ऊपर था वैभव क्लब इंचार्ज। अब आप देखो यहां पे, देखो अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, तो एज वैभव द क्लब इंचार्ज ऑफ योर स्कूल्स इकोलॉजी क्लब, है ना वही क्वेश्चन, राइट अ लेटर टू द एजुकेशन सेक्रेटरी, है ना वही क्वेश्चन। तो मैं ये सारा क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा, बस आज नहीं किसी और दिन जरूर डिस्कस करूंगा। राधे राधे बच्चों, जाह्नवी यादव राधे राधे, हेलो। चलिए तो आइए वापस से हम उन क्वेश्चंस पे आ जाते हैं जिनको हम अभी डिस्कस कर रहे थे, अपना सैंपल क्वेश्चन पेपर का, और उसके आगे हम देख लेते हैं।
तो ये था वो क्वेश्चन जो हमारा बचा था, है ना। इसके पहले का तो क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था यहाँ तक, अब हम लोग 6 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, 7वां देखते हैं। सो द एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग द मूवी लेफ्ट मी डैश ग्रेटफुल फॉर नोइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग एम्पैथेटिक टू अदर्स। ओके, क्या होगा, हैविंग फेल्ट, फीलिंग, फेल्ट, फील्स। तो ये आपका टेंस का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या होगा, द एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग द मूवी लेफ्ट मी डैश ग्रेटफुल, लेफ्ट मी डैश ग्रेटफुल, क्या होगा बताइए, कोई जवाब देगा। द एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग मूवी लेफ्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब आ गया, लेफ्ट मी, क्या, लेफ्ट मी फीलिंग ग्रेटफुल, फीलिंग ग्रेटफुल, यहां पे फीलिंग ग्रेटफुल होगा। कहते हैं आई एम फीलिंग एग्जॉस्टेड, आई एम फीलिंग ग्रेटफुल, आई एम फीलिंग हैप्पी। तो ये सारा फीलिंग के बाद ही ये सारे के सारे आपके जो एक्सपीरियंस वाली चीजें होती हैं वो सारी की सारी वही पे यूज होती हैं, जस्ट आफ्टर द वर्ड फीलिंग। तो यहाँ पे फीलिंग यूज होगा। अगर आप लोग यहाँ पे देखना चाहिए क्या है, एडजेक्टिव है, और यहाँ पे फीलिंग क्या हो जाएगा, आपका एडवर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे फीलिंग आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। अब इसमें आपको एरर, इस सेंटेंस में आपको एरर ढूंढना है, और एरर ढूंढ के बताना इन चारों में से कौन सा होगा। ऑप्शन बेस्ड है ये क्वेश्चन, तो काफी इजीली हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे विच काइंड ऑफ पर्सन डज समथिंग लाइक दैट, वो किस प्रकार का व्यक्ति है, विच काइंड ऑफ पर्सन डज समथिंग लाइक दैट। तो अब बताओ, विच की जगह व्हाट होगा, या काइंड की जगह काइंड्स होगा, समथिंग की जगह समथिंग्स होगा, दैट की जगह दिस होगा। विच काइंड ऑफ पर्सन डज समथिंग लाइक दैट। तो बच्चों अगर आप देखो विच काइंड ऑफ पर्सन, ये आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया, ये आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया, और क्वेश्चन वर्ड के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है, तो यहाँ पे डज हेल्पिंग वर्ब है, और लाइक यहाँ पे मेन वर्ब है, ठीक है। और समथिंग की जगह समथिंग्स तो होता नहीं है, ठीक है। दिस मतलब यह नहीं, वह है, तो वहां पे दिस भी नहीं होगा, दैट होगा। अच्छा, विच काइंड ऑफ पर्सन, काइंड होता है, काइंड्स नहीं होता है, काइंड्स होता है लेकिन यहाँ पे काइंड्स नहीं होता है, तो ये भी आपका गलत है, और करेक्ट आंसर होगा विच होगा, सॉरी व्हाट होगा। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, किस प्रकार का व्यक्ति वो है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज, हम ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ व्हाट होगा, विच नहीं होगा, ठीक है। विच का मतलब जो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से आ गया रिपोर्टेड स्पीच का। शी सेड टू हर सिस्टर, आर यू गोइंग टू, आर यू ज्वाइनिंग अस फॉर लंच टुडे। अब इसको चेंज करना है, कैसे चेंज होगा, तो मैंने अभी बताया, ये सेड टू है, उसके बाद ये लिसनर है, और ये स्पीकर है, ये स्पीकर है, ये लिसनर है। और ये सेंटेंस देखो तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या लिखते हैं, शी आस्क्ड। इस सेड टू की जगह हम लिखते हैं आस्क्ड। शी आस्क्ड हर सिस्टर, शी आस्क्ड हर सिस्टर। अच्छा, फिर ये आपका कैसा सेंटेंस है, अगर आप इंट्रोगेटिव में भी देखो तो ये इंट्रोगेटिव का ये कौन सा, क्लोज एंडेड है, क्योंकि आंसर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है ना क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो वो होता है क्लोज एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और क्लोज एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम कंजंक्शन लगाते हैं इफ या वेदर। तो आप इफ लगाओ चाहे वेदर लगाओ, बोथ विल बी करेक्ट, ओके। तो विच काइंड ऑफ पर्सन, सॉरी, शी सेड टू हर सिस्टर, तो हो जाएगा शी आस्क्ड हर सिस्टर इफ। अच्छा, इफ के बाद क्या आएगा, कंजंक्शन के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट है यू, लेकिन यू किसकी बात कर रहा है, हर सिस्टर की। तो हर सिस्टर के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, शी यूज करेंगे। शी आर ज्वाइनिंग, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपका चेंज हो जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, क्योंकि यहां पे सेड लिखा है, पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में तो शी वॉज ज्वाइनिंग, शी वॉज ज्वाइनिंग, शी वॉज ज्वाइनिंग, शी वॉज ज्वाइनिंग अस की जगह देम हो जाएगा। She was joining them for lunch, for lunch, for lunch today, today की जगह हो जाता है that, today की जगह हो जाता है that day। तो देखो एक नंबर आपको एक लाइन से फिर से मिल गया, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स का, और अब की बार ये मोडल वर्ब्स का है क्वेश्चन। एवरीवन इज सेइंग दैट फॉर हांस chances are bright in the upcoming tournament, and she does dash become the youngest, and she must या may। तो बच्चों याद रखना, मस्ट होता है कहां यूज होता है, जहां जरूरत हो, हद से ज्यादा जरूरत हो, और मे कहां यूज होता है, मे वहां यूज होता है जहां पे पॉसिबिलिटी की बात होती है। तो भाई वो बन सकती है द यंगेस्ट फुटबॉल प्लेयर एवर, तो वो बन सकती है, तो ये पॉसिबिलिटी, चांसेस की बात हो रही है ना, और चांसेस की बात हो रही है तो मे लगेगा, मस्ट नहीं लगेगा। मस्ट होता है कंपल्सेशन के लिए, और चांसेस के लिए या फिर पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है मे, तो यहां मे लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
डैश स्टूडेंट इन द क्लास सबमिटेड देयर असाइनमेंट ऑन टाइम। तो क्या होगा, आप बोलोगे ज्यादातर बच्चे यहाँ पे ऑल लिखेंगे, लेकिन ऑल नहीं होगा। ऑल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट लिखा है, ये सिंगुलर है बच्चों, और सिंगुलर ऑल के साथ हमेशा प्लूरल लगता है। वन स्टूडेंट इन द क्लास, देखो अगर आप कहोगे सर वन स्टूडेंट सही होगा, तो यहां देयर क्यों होगा, फिर हिज होना चाहिए, क्योंकि वन स्टूडेंट के साथ हिज लगता है, देयर नहीं लगता है। तो अगर यहां पे प्लूरल है तो यहां पे भी आपको प्लूरल होना चाहिए था। ठीक है, तो यहां पे लगेगा क्या, और नहीं लगेगा, वन नहीं लगेगा, ऑल नहीं लगेगा, आंसर है एवरी। एवरी का मतलब होता है हर एक, एवरी का मतलब होता है हर एक, हर एक स्टूडेंट को इस क्लास में सबमिट करना है अपना उनका खुद का असाइनमेंट। वैसे एक बात बोलूं, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे देयर नहीं होना चाहिए था, हिज होना चाहिए था। चलिए आइए आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका डिटर्मिनर का है, ये भी डिटर्मिनर का था, ये भी डिटर्मिनर का है। आई लुक्ड इनसाइड द बकेट एंड सॉ देयर वाज डैश वाटर इन इट। तो देयर वाज क्या वाटर, लीस्ट वाटर तो होता ही नहीं है। फ्यू वाटर, बच्चों फ्यू जो लगता है वो काउंटेबल नाउन के लिए लगता है, और वाटर की बात करें ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो एनी, एनी भी नहीं लगेगा, एनी आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए लगता है, जबकि यहां पे लगेगा लिटिल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे लिटिल आ जाएगा। और यहाँ पे ये सारा चीज आपको आई होप समझ में आया होगा। तो इसीलिए आज हम यहीं पे यही अपनी क्लास खत्म करते हैं। हम लोग की क्लास आज यहीं तक रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तो मैं आप लोगों के साथ सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, एवरी, एवरी भी नहीं होगा, हाँ यहाँ एवरी होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, कुछ काम है। और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग को पूरा का पूरा जो PYQ है, साथ ही साथ में कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। वॉशरूम कहाँ है सर?